Hello, Bachcho. Let's say this question. The question says a rectangular rigid fixed block has a long horizontal edge. A solid homogeneous cylinder of radius r is placed horizontally at rest with its length parallel to the edge such that the axis of the cylinder and the edge of the block are in the same vertical plane. There is sufficient friction present at the edge so that a very small displacement causes the cylinder to roll off the edge without slipping. Determine the ratio of the translation to rotational kinetic energies of the cylinder when its center of mass is in horizontal line with the edge. तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एज गिवन है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया था। सिलेंडर की जो सेंट्रल एक्सिस थी, ये वाली, वो शुरुआत में क्या थी कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल सरफेस है, उसके साथ ही रखी गई थी, यानी कि उसके पैरेलली रखी गई थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा अगर ये जो सिलेंडर डिस्प्लेस करे तो ये ई पॉइंट के आसपास अब घूमने लगेगा, नीचे की ओर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हमें बताना है कि ये जो सिलेंडर है वो घूमता हुआ इसका जो यहाँ पर पहुंचेगा, यानी कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ये जो सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, वहां पर पहुंच जाएगा। तब उसकी जो ट्रांसलेशन एनर्जी होगी एंड रोटेशन एनर्जी होगी, उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है, वो हमें बताना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का। सेकंड वन है वो हम यूज करने वाले हैं न्यूटन्स फोर्स लॉ का। ठीक है, न्यूटन्स फोर्स लॉ। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, ठीक है, कैसे गिवन है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एज थी। अब शुरू में जो सेंटर ऑफ मास था, मैं सेंटर ऑफ मास ही ड्रॉ करता हूँ, वो यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस था इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वो था कैपिटल आर शुरू में। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल की, वो क्या होगी, एम जी आर। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऑलवेज सेंटर ऑफ मास से मेजर की जाती है। एंड सेंटर ऑफ मास जब यहाँ पर आया, यानी कि जो सिलेंडर था वो घूमता घूमता यहाँ पर आया, जैसे कि सेंटर ऑफ मास था वो इस वर्टिकल लाइन पे आके रह जाए। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर जो ये सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी होगी एंड पोटेंशियल रोटेशनल एनर्जी होगी, वो क्या होगी, उसका रेशियो क्या होगा, मैं फाइंड करने को पूछ रहा है। तो इस इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस माना हुआ है जीरो। राइट। तो देखो अब क्या होगा कि अ, ये सिलेंडर था, उसका जो सेंटर ऑफ मास था वो लेट सपोज यहाँ पर आया, घूमते घूमते यहाँ पर आया। ठीक है, एंड ये जो एंगल बना रहा था वर्टिकल एक्सिस के साथ, यानी कि उसकी इनिशियल एक्सिस के साथ, ये वाली थी उसकी इनिशियल एक्सिस, उसके साथ उसने थीटा सी जितना एंगल बनाया जो कि था क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल था वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अब उसके ज्यादा ये जो नीचे जाएगा, यानी कि अब वो और एंगल बनाएगा, इंक्रीमेंट करेगा एंगल में, तो अब नॉर्मल फोर्स बन जाएगा जीरो। नॉर्मल फोर्स जीरो बनने की वजह से अब कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं रहेगा, एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा, एंड इसकी वजह से रोटेशनल एनर्जी में इंक्रीमेंट जीरो होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या सिचुएशन बन गई अब कि शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो थी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कोई भी पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी होगी इस सिलेंडर की, वो होगी एक तो रोटेशन की वजह से एंड ट्रांसलेशन की वजह से। रोटेशन होगा पॉइंट ई के अबाउट जो कि यहाँ पर था, उसके अबाउट होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो शुरू में क्या होता कि ये वाली एनर्जी भी बढ़ रही थी एंड ये वाली एनर्जी भी बढ़ रही थी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, एंड जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो थीटा सी एंगल पर पहुंच जाएगी। तब भी ये वाली एनर्जी एंड ये वाली एनर्जी बढ़ रही होगी। अब जैसे ही थीटा सी एंगल को क्रॉस कर जाएगा ये सेंटर ऑफ मास, तो वैसे सर ये वाली एनर्जी इंक्रीमेंट होगा, ये वाली एनर्जी अब बंद हो जाएगी इंक्रीज करना। तो इसका मतलब ये होगा कि आफ्टर थीटा सी जो रोटेशनल एनर्जी थी उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी समझना जरूरी था। तो अब हम फाइंड कर लेंगे कि
इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, क्योंकि वही तो हमें चाहिए ना। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मैं मान लेता हूँ के मैक्स, या फिर के रोटेशनल, ठीक है, के आर मैक्स भी लिख सकता हूँ। वही वही बेस्ट रहेगा, के आर मैक्स। वो क्या थी, तो वो क्या मिलेगी हमें, थीटा सी एंगल पर ही मिलेगी। ठीक है, तो हमें पहले थीटा सी एंगल फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का यूज करेंगे। अब देखो ये सेंटर ऑफ मास है, वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है। इसका मतलब कोई भी अगर पार्टिकल कोई पॉइंट के अबाउट घूम रहा होता है तो उसमें एक सूडो फोर्स भी लगने लगता है। तो यहाँ पर सूडो फोर्स आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, जो कि होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम स्क्वायर बाय आर। एंड जो ई पॉइंट है उसकी वजह से ऊपर होगा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एंड यहाँ पर नीचे की ओर लगेगा एम जी। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस थीटा सी पर ही यहाँ पर लगेगा एम जी। एंड एम जी के दो कंपोनेंट पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज ये वाली थी वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाली रेड वाली। एंड ये जो ई से पास हो रही है वो हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ब्लू लाइन को नोट कर देता हूँ। ये वाली जो एक्सिस है वो है ये एक्स एक्सिस। तो जो एम की जो दो कंपोनेंट पड़ रहे हैं वो क्या होंगे, तो जो ए एंगल है थीटा सी है, तो ये वाला एंगल भी थीटा सी होगा जेड बनने से वजह से। तो जो वाई एक्सिस में जो एम जी का कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एम जी साइन थीटा सी, ये बनेगा एम जी कोस थीटा सी। अब मैं क्या करूंगा, फोर्स को बैलेंस कर दूंगा पहला एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स को हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। एंड फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा इस पॉइंट ओके अबाउट। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये वाला, जिसकी भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं हमारे कैलकुलेशन में, बट आपको समझने के लिए। ठीक है, तो अब मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करूंगा तो हमारे पास आएगा एम जी फोर्स थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। पर थीटा सी क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ एट थीटा इज इक्वल टू थीटा सी, नॉर्मल फोर्स बन जाएगा जीरो। ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्ट टूट गया है, कॉन्टेक्ट टूट गया है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टेक्ट फोर्स जीरो हो गया। तो कॉन्टेक्ट फोर्स को ये बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। यहाँ से हमें एक कंडीशन निकल कर आ जाएगी, एम जी कोस थीटा सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू कोस थीटा सी। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में यूज करूंगा एनर्जी कंजर्वेशन को। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या मिलेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इनिशियली, हमने फाइंड की थी एम जी आर। ठीक है, ये वाली। अब क्या हो रहा है, अब मैं फाइंड करूंगा थीटा सी पे ही सिर्फ। एंड देन बाद में हमारा मेन पॉइंट है वहां पर सब कुछ फाइंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू में आएगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्रिटिकल एंगल पर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसके पास दो काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, वन बाई टू एम वी स्क्वायर प्लस वन बाई टू आई ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस वी एफ। वी फाइनल क्या होगा, तो फाइनल जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है उसकी हाइट, तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ था हमारे पास है वॉल थी। एंड ये वाली जो एक्सिस थी वो हमारी वर्टिकल एक्सिस थी, इनिशियल एक्सिस। यहाँ पर ये इनिशियल सेंटर ऑफ मास था, उसकी हाइट थी यार। अब उसने कुछ एंगल बना दिया एंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर वो जीरो थी, हमने अज्यूम की है, रेफरेंस एक्सिस है इसलिए। एंड जो ये वाला एंगल है वो है थीटा सी। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है इस रेफरेंस एक्सिस के ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि हमें फाइंड करनी है अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये थीटा सी एंगल बनाएगा, क्योंकि हमें थीटा सी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या क्या होगा, इतना डिस्टेंस होगा ना, ये वाला रेड वाला। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो मुझे ये जो रेड वाला डिस्टेंस है वो मिल जाएगा आर कोस थीटा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा। हाँ, तो मुझे मिलेगा एम डी एच, एच की यानी कि
आर कोस थीटा सी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा एम जी आर 1 - cos θ c, एंड राइट हैंड साइड मिलेगा मुझे 1/2 mv² प्लस 1/2 I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ई ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर है वो अपनी एक्सिस पर के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर वापस से ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। तो जो ई पॉइंट है उसके अबाउट हमेशा मान सकते हैं ना, ये वाला जो एम है सिलेंडर का मास था, वो सिर्फ ई को ई पॉइंट के आसपास ऐसे नीचे जा रहा है ऐसे, यहाँ पर आकर कॉन्टेक्ट टूट जा रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर थीटा सी एंगल पे आ रहा है, यहाँ पर यहाँ से कॉन्टेक्ट टूट जा रहा है। तो मैक्सिमम जो उसने एंगल कवर किया वो था हमारा थीटा सी, ये वाला एंगल थीटा सी। तो जो पार्टिकल था सिलेंडर था उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था इनिशियली, एंड फाइनली यहाँ पर आ रहा है। तो सिर्फ मास ही घूम रहा है ना ई के आसपास, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो इनर से आती है वो क्या आती है, mr², सिंपल। सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है उसके आसपास कोई रोटेशन नहीं है, सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ना अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो कब होती है कि जब सिलेंडर अपने एक्सिस के आसपास घूम रहा होता है। और यहाँ पर सिलेंडर अपने एक्सिस के आसपास नहीं घूम रहा है, सिलेंडर घूम रहा है एक पॉइंट के आसपास सिर्फ, ठीक है। अपनी जो स्पिन नहीं कर रहा है काइंड ऑफ, मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेंडर है वो स्पिन नहीं कर रहा है, सिर्फ ई के आसपास घूम रहा है। तो इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो mr² आएगी। तो यहाँ पर आएगा mr² ओमेगा² प्लस प्लस कुछ नहीं। अब यहाँ पर हमें एक और कंसेप्ट लगाएंगे कि फॉर नो स्लीपिंग केस, फॉर नो स्लीपिंग केस आर ओमेगा कैन बी रिटन बाय वी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एम जी आर 1 - cos θ c इज इक्वल टू v² मिल जाएगा, एंड mv²/2 मिल जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर से मैं पूरा लिख देता हूँ mv²/2, सॉरी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके mv² ही मिलेगा क्योंकि 1/2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 2 प्लस 1/2 बच जाएगा। तो यहाँ से हम सेकंड कंडीशन मिल जाएगी, क्या मिली हमें, जी आर 1 - cos θ इज इक्वल टू v², यानी कि v²/rg इज इक्वल टू 1 - cos θ c। इसको मैं बोल देता हूँ 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करना है, कंपेयर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, v²/rg की वैल्यू थी वो थी cos θ c, यहाँ पर भी मुझे मिला 1 - cos θ c। तो यहाँ से फाइनली cos θ c की वैल्यू 1/2 मिली, तो θ c इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। तो अब हमें हमारे पास 1/2 I ओमेगा² की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कितनी मिली थी, रोटेशनल एनर्जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोटेशनल एनर्जी मैक्सिमम, मैक्स कितनी होगी 1/2 I ओमेगा², यानी कि 1/2 mv² जितनी, ठीक है। आई आई की वैल्यू क्या आ रही थी, r² ओमेगा² आ रही थी ना, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। आई की वैल्यू हमें मिली थी आई एम इंटू r² इंटू ओमेगा², बट नो स्लीपिंग केस में हम लिख सकते हैं r इंटू ओमेगा इज इक्वल टू v², तो यहाँ पर आएगी mv²। अब v² की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो v² की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट वाले या सेकंड वाले दोनों केस में। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से v² की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पर साइड में बॉक्स में लिख देता हूँ फ्रॉम 1 v² कैन बी गिवन बाय rg cos θ c, यानी कि v इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू rg/2, ठीक है। तो यहाँ से आएगा के रोटेशनल मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 m टाइम्स v² की वैल्यू क्या है rg/2, ठीक है। तो 2 टाइम्स 2 यहाँ पर बन जाएगा 4, तो डिनोमिनेटर में आएगा 4। तो इससे ज्यादा अब रोटेशनल एनर्जी बढ़ नहीं सकती। एंड अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसवर्स एनर्जी का कितनी होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जब ये जो सेंटर ऑफ मास था शुरुआत में यहाँ पर था, ठीक है। जब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा तब उसके पास कितनी ट्रांसवर्सन एनर्जी होगी, ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है अब। तो यहाँ पर वापस से एनर्जी कंजर्वेशन इस पॉइंट एंड ये वाले पॉइंट में लगा हुआ है, इस दोनों के बीच में।
तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है इनिशियली, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgr जितनी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, कैपिटल आर। अब फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बन रही है ये वाली, वो तो जीरो बन रही है कि नहीं, क्योंकि उस वो रेफरेंस एक्सिस पर आ रहा है। काइनेटिक जो बन रही है एनर्जी वो हमें फाइंड करना है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। एंड रोटेशनल एनर्जी हमें पता है, ठीक है, कि थीटा सी के अबाउ कोई भी एंगल पर जाओ रोटेशनल एनर्जी अब उतनी ही रहने वाली, वो चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पर भी जो रोटेशनल एनर्जी होगी वो होगी एम जी आर अपॉन फोर, ये वाला, ठीक है। तो अब वापस से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, तो क्या मिलेगा, के आई प्लस वी आई इज इक्वल टू के एफ प्लस वी एफ। तो के आई थी जीरो, वी एफ कितनी थी, एम जी आर। के एफ क्या बन रही है, के एफ बन रही है ट्रांसलेशन एनर्जी यानी कि के टी प्लस रोटेशनल एनर्जी यानी कि के आर, बट हमारे केस में होगा मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा ये बढ़ नहीं सकती, कॉन्टेक्ट टूट गया इसलिए। एंड प्लस वी एफ, वी एफ क्या बन रही है जीरो, तो यहाँ से के टी की वैल्यू क्या मिली इस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर, के टी इज इक्वल टू गिवन बाय एम जी आर माइनस के आर मैक्सिमम, के आर मैक्सिमम की वैल्यू थी एम जी आर बाई फोर, तो के टी की वैल्यू आएगी थ्री एम जी आर बाई फोर, ठीक है। तो अब हम रेशियो ले लेंगे, इसको मैं बॉक्स में बना देता हूँ, ठीक है। टेकिंग रेशियो ऑफ के टी अपॉन के आर, क्या मिलेगा, के टी क्या थी, थ्री बाई फोर एम जी आर, एंड के आर क्या था, एम जी आर बाई फोर। तो यहाँ से हमें के टी अपॉन के आर का रेशियो मिल गया थ्री, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।